ओम श्री गुरुवे नमः। ऑडियो बुक सुप्रजनन भावी पीढ़ी का नवसृजन, चैप्टर 5। वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाली वातावरण की सूक्ष्म शक्ति। दृश्य रूप में मनुष्य का अस्तित्व देखने वाले यह नहीं जानते कि इस स्थिति तक आने में किसी अविज्ञात तंत्र द्वारा कितना प्रबल पुरुषार्थ किया गया है। शुक्राणु के मूल में छिपी गुण सूत्र की सत्ता किसी आकृति, प्रकृति, स्वभाव का निर्धारण करती है एवं शुक्राणु डिंबाणु के साथ साथ शरीर की विलक्षण हलचल एवं मिलन की आकांक्षा इस प्रक्रिया में योगदान देती हैं। यह तथ्य अब सबको विदित है। आनुवंशिकी प्रतिक्रिया, भ्रूण विकास संबंधी तथ्यों की भली भांति जानकारी होते हुए भी वैज्ञानिक अभी तक तथ्य के संबंध में अंधेरे में भटक रहे हैं। वह है एक अविज्ञात चेतन शक्ति जो गर्भाशय में उपयुक्त पर्यावरण के होते हुए भी DNA (डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड) को प्रेरणा देती है कि वह अमुक रीति से अमुक प्रकृति के जीव कोशों को अंगों के रूप में संजोएं। यह मूल प्रेरक बल क्या है? कहीं यह वही प्रेरणा प्रवाह तो नहीं जो संस्कारों को मां से गर्भस्थ शिशु में संप्रेषित करता है, जो गर्भकाल की परिस्थितियों का गर्भस्थ बालक की मनस्थिति एवं संरचना पर प्रभाव डालता है। इस संबंध में एक नई परिकल्पना कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बायोकेमिस्ट्री एवं सेल बायोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रैक ने प्रस्तुत करके वैज्ञानिकों के समक्ष एक चुनौती रख दी है। उनका मत है कि भ्रूण का विकास गुण सूत्रों के मौलिक घटक DNA, जो अनुवांशिकी के संदेशवाहक एवं भ्रूण निर्माता माने जाते हैं, तथा गर्भाशय के भौतिक पर्यावरण में पारस्परिक संबंध से नियंत्रित नहीं होता। इस प्रक्रिया के मूल में एक पराभौतिक सक्रिय बल कार्य करता है, जिसे उन्होंने मॉर्फोजेनेटिक फील्ड नाम दिया है। जिस प्रकार एक चुंबक की उपस्थिति के कारण आसपास एक विशेष प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र सक्रिय हो जाता है एवं वहां उपस्थित लोहे के कण परस्पर गूंथकर एक हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार रति क्रिया व भ्रूण की गर्भाशय में स्थापना के साथ ही एक प्रेरक चेतन बल सक्रिय हो जाता है, जो शरीर एवं मन को वांछित रूप एवं आकार दे सकने में सक्षम होता है। इस रहस्यमय अभौतिक ऊर्जा स्रोत के बारे में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए वे आगे लिखते हैं कि गर्भस्थ भ्रूण तथा मॉर्फोजेनेटिक बल के बीच जो लयबद्धता मॉर्फिक रेजोनेंस विकसित होती है, वही शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों की रचना एवं मस्तिष्कीय बौद्धिक कौशल
स्मृति तथा जन्मजात विलक्षण क्षमताओं के लिए उत्तरदायी है। यह परिकल्पना एक प्रकार से जीन यांत्रिकी पर कार्यरत डीएनए गुणसूत्र इत्यादि में परिवर्तन लाने हेतु संकल्पित वैज्ञानिकों के लिए एक प्रहार है, क्योंकि इससे उनकी मूलभूत मान्यता पर ही कुठाराघात हो जाता है। जीन की कलमों द्वारा नए विलक्षण प्रकृति के मनुष्यों को बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए संदेश देते हुए यह 40 वर्षीय वैज्ञानिक कहता है कि मनुष्यों और पशुओं में मौलिक अंतर हैं। प्रयोग पशुओं में किए जा सकते हैं, वह संभवतः नई भिन्न भिन्न किस्म की आकृति प्रधान नस्लें उनकी बनाई भी जा सकती हैं, पर यह कार्य मनुष्य में संभव नहीं, क्योंकि उसके कई क्रियाकलाप अभी भी अविज्ञात एवं रहस्यमय है। अपनी मान्यता पर कुठाराघात होने से वैज्ञानिकों का शक पकाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि एक वर्ग ने उनकी इस पुस्तक, जिसमें इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया है, ए न्यू साइंस ऑफ लाइफ, द हाइपोथेसिस ऑफ फार्मेटिक कॉजेशन की जमकर आलोचना की है, जबकि एक वर्ग को अपेक्षाकृत अधिक उदारवादी विचारकों ने इसे एक क्रांतिकारी कल्पना कहा है। ग्लासगो विश्वविद्यालय के दार्शनिक वैज्ञानिक डॉक्टर स्टीफन क्लार्क ने शेल्ड्रक की मान्यता का समर्थन करते हुए उसे पूर्वात दर्शन की उस मान्यता के अनुकूल बताया है जिसमें संस्कारों के मां से बालक में गर्भकाल की अवधि में स्थानांतरित होने का वर्णन किया जाता है। शारीरिक आकृति प्रकृति का निर्धारण तो इस अवधि में होने वाले चिंतन से प्रभावित होता ही है। बालक के चिंतन, क्रिया कौशल, प्रतिभा एवं भाव संवेदनाओं तक के लिए वह मार्फोजेनेटिक बल जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जो परोक्ष रूप से मां के गर्भाशय में चिंतन व भावना के अनुरूप क्रियाशील रहता है। ऐसी उनकी मान्यता है। इसी प्रकार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उपकुलपति एवं जीव विज्ञानी सर एरिक एसबी ने शेल्ड्रैक के प्रतिपादन को गंभीरतापूर्वक लिया है। वह कहा है कि वनस्पति एवं प्राणी विकास संबंधी परंपरागत मान्यताओं की दृष्टि से यह एक चुनौती भरा रहस्योद्घाटन है। हमें मानवीय विकास, उसके चिंतन एवं व्यवहार के लिए भ्रूण विज्ञान की गहराई तक जाकर फॉर्मेटिव कॉजेशन के इस सिद्धांत पर भली भांति मनन चिंतन करना चाहिए, ताकि बाद में उत्पन्न होने वाली विकृतियों के लिए कारण को मूल रूप में ढूंढा जा सके। शेल्ड्रैक द्वारा प्रतिपादित मार्फोजेनेटिक ऊर्जा क्षेत्र न तो रासायनिक है न ही विद्युत चुंबकीय। यदि यह वास्तव में लेखक की मान्यता के अनुरूप एक पराभौतिक बल है, तो यह प्रकृति में विद्यमान 4 मूल बलों से नितांत अलग एक नया ही विलक्षण बल होगा। आनुवांशिकी की थ्योरी के अनुसार परंपरागत रूप में स्थानांतरित
होने वाले गुणों के लिए शेल्ड्रैक के इस अभौतिक बल को उत्तरदायी ठहराना उचित होगा। जहां कोई भी कारण ऐसा नहीं मिलता जिसके लिए डीएनए को मूलभूत स्रोत माना जा सके। कठिनाई यह है कि भ्रूण विज्ञानियों, जीव विज्ञानियों एवं व्यवहार वैज्ञानिकों में परस्पर समन्वय नहीं बैठ पाता। जहां पहला वर्ग आकृति एवं स्थूल प्रक्रियाओं को ही सब कुछ मानता है, वहां दूसरा वर्ग विचार करने की शक्ति एवं परिधि, मानसिक दक्षता, सीखने की क्षमता एवं संवेदनात्मक प्रतिक्रियाओं के व्यवहार रूप को अधिक महत्व देता है। दोनों ही प्रकार की प्रक्रियाएं अनुवांशिकी द्वारा ही मां से पुत्र या पुत्री में आती हैं, पर जहां आकृति के लिए मां व पिता के क्रोमोसोम कुछ हद तक उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं, वहां प्रकृति एवं व्यवहार के लिए मां का चिंतन, भाव संवेदना का स्तर, गर्भकाल में आसपास का वातावरण अधिक उत्तरदायी हैं। पूर्वार्थ मनोविज्ञान एवं दर्शन इसी कारण गर्भकाल में माता के आहार, मानसिक स्वास्थ्य से लेकर उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं पर जोर देता रहा है। जैसा संकल्प बल इन दिनों माता के अंदर विकसित होता है, वैसी ही संतति होती है। पुंसवन संस्कार के पीछे भी यही मूलभूत मान्यता है कि भ्रूण में वे संस्कार प्रविष्ट हों जो अभीष्ट है। गर्भस्थ भ्रूण पर इस अभौतिक बल के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, इसके कई उदाहरण मिलते हैं। मिनीसोटा विश्वविद्यालय के डॉक्टर फाउलर ने गर्भावस्था में चिंतन माता के बच्चों पर प्रभाव के अध्ययन हेतु कई माताओं का अध्ययन किया। एक घटना पत्रिका न्यू साइंटिस्ट में उद्धृत करते हुए वे लिखते हैं कि एक स्त्री अपने बच्चे को बेचैन देखकर नींद लाने वाला सिरप देकर काम पर चली गई। दुर्योगवश डोज कुछ अधिक हो गया, इस कारण बच्चा मर गया। लौटकर यह देखने पर उसके मन पर गहरा सदमा पहुंचा। इसी अवस्था में उसे दूसरा गर्भ ठहर गया। पहले बच्चे का दुख तब तक बना रहा जब तक दूसरा उसकी गोद में न आ गया। यह दूसरा बच्चा मानसिक रूप से रोगी निकला। मां का दुख और बढ़ गया। तीसरा बच्चा जिद्दी व सनकी पैदा हुआ। चौथे बच्चे के जन्म के समय तक घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी व चिकित्सा की सुविधा भी उसे मिली। मनोवैज्ञानिकों ने उसका विश्लेषण कर उसे प्रसन्न रहने की सलाह दी व इसके लिए कई प्रकार के क्रियात्मक परामर्श भी दिए। चौथा बच्चा पूर्ण स्वस्थ, निरोग एवं कुशाग्र बुद्धि का पैदा हुआ। इस केस का हवाला देते हुए डॉक्टर फाउलर लिखते हैं कि ऐसे मामलों में अनुवांशिकी नहीं अपितु गर्भावस्था में व्यवहार चिंतन को वातावरण परिवेश की प्रधानता दी जानी चाहिए, जिनकी की बहुधा उपेक्षा कर दी जाती है। चैप्टर 5 पार्ट 1 समाप्त।